हेलो इशराक, गुड इवनिंग। ओके, सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी यहाँ हाजिर हैं। गुड इवनिंग सारे बच्चों को। ठीक है, चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और सेशन में आज आई थिंक अल्डिहाइड कीटोन का आखिरी क्लास होगा। इस आखिरी क्लास में हम लोग कुछ रिएक्शंस बचे हुए हैं, उनकी बातें कर लेंगे और इस टॉपिक को यहीं खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो यस, गुड इवनिंग अनम, गुड इवनिंग। चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। हाय श्रुति, हाय रंजीत, हेलो अक्षिता, गुड इवनिंग। हाय कुणाल, गुड इवनिंग। सारे बच्चों को गुड इवनिंग। ओके, चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का टॉपिक जो था वो हमने चालू करा था। और आज उस काफी लंबा चैप्टर था, तो आज मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा आज का चैप्टर ये वाला। उसके बाद हम अमाइंस करने वाले हैं और उसके बाद की पूरी शेड्यूलिंग आपको आप तक पहुंच जाएगी। कोई बात नहीं है। सर प्लीज डू समथिंग विथ टुमारो टाइमिंग। Dear, many teachers' timing are being clash. I can't. I'm being helpless. मैं खुद कोशिश किया था इस चीजों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं से बहुत सारे टीचर्स की टाइमिंग अप डाउन हो रही है और कहीं ना कहीं क्लैशेस तो हो रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आप सभी को कल की टाइमिंग को लेके थोड़ा। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। हाँ, चलिए आगे चलते हैं, टॉपिक पे बात करते हैं अल्डिहाइड और कीटोन की। आज का जो सेशन है 5 से 6 बजे का सेशन, और इसमें हम लोग अल्डिहाइड कीटोन की बात करेंगे और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ रिएक्शंस की। ओके डियर, इट्स 8:30 टू 9:30 का टाइमिंग है कल के सेशन का। हमारा जो नॉर्मल सेशन है वो वैसे ही रहेगा, जो हमारा नॉर्मल सेशन है वो रहेगा वैसे ही। और बाकी का सेशन चालू रहेगा, नया सेशन है वो। देखते हैं, मैं बात करता हूँ। मॉर्निंग को ले लो सर। नहीं बेटा, कॉलेज होते हैं ना, मॉर्निंग तक तो कॉलेज होते हैं ना, हमारे कॉलेजेस भी चालू रहते हैं। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करनी है आज। और क्लेमेंसन रिडक्शन कल रह गया था उस दिन, तो उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन को। प्रतीक्षा इज कॉलिंग मी। जी प्रतीक्षा बोलिए, मेरी आवाज आ रही है? यस प्रतीक्षा, माय वॉइस इज कमिंग। यस सर। हेलो प्रतीक्षा, बोलो। हेलो। हेलो प्रतीक्षा, आवाज आता है कहा? हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, हेलो। मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ सर, आ रही है। हम्म। सर मुझे पूछना था। बोलो बोलो। हेलो। हाँ बोलो, आ कि रही है सर जो आवाज। क्वेश्चन बैंक के जो सॉल्यूशन देंगे नए नए सेक्शन में, हाँ वो पूरा एक्सप्लेन करके देंगे क्या आप? हाँ, पूरे क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने वाले हैं नया वाले सेशन में। जो क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन देंगे उसके हमें एक्सप्लेनेशन भी चाहिए कि ये हाँ कैसा है। हाँ हाँ हाँ, वो कैसे क्वेश्चन का आंसर आया वो बताएंगे। आपको सोल्यूशन मिल गए हैं क्या? सोल्यूशन नहीं आए होंगे ना अभी? सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हाँ प्रतीक्षा, प्रतीक्षा आपका तुम्ही वॉइस लोकांना नहीं आ रहा सर। सोल्यूशन भेटलं आहे का? आवाज आ रही है नाही आपकी? भेटलंय सोल्युशन, पण आम्हाला त्याच्यावरचं एक्सप्लेनेशन हवंय की ते कसं आलं सर. हो हो, चालेल चालेल, मी पूर्ण सॉल्व करून देणार आहे. स्क्रीनवर पूर्ण सॉल्व करून देणार आहे. काय लिहायचं एक्झाम मध्ये, कसं पॉइंट लिहायचंय, काय काय पॉइंट हवं, काय इम्पॉर्टंट आहे, ते सगळं काय लिहिणार आहे. हाँ थैंक्स सर. हाँ. हाँ हाँ, ओके चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और दोनों आंख बंद रखो और सो जाओ। कौन सा
सर हम चैप्टर वाइज जाएंगे ना? यस अंसारी, आशी, यस वी आर गोइंग चैप्टर वाइज उसमें बेटा, हम चैप्टर वाइज जाएंगे और एक एक टॉपिक वाइज मतलब करते जाएंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन, सारे जो क्वेश्चन है ना उस क्वेश्चन को हम डील करेंगे, एक से एक क्वेश्चन को सारे को। नहीं मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ बेटा, डोंट वरी, मैं कुछ कोशिश करूंगा कि मैं आपका लॉस नहीं होने दूं, इसीलिए मैं थोड़ा सा वर्कआउट करूंगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, मैं खुद वर्कआउट करूंगा, कैसे भी कुछ करके हो सकता है तो। प्रिया बोल। हाँ आवाज येते का? बोल. हो. हा काय विचारायचं तुला? से से नहीं मैं मराठी सिर्फ नहीं बात कर सकता बेटा, मुझे हिंदी बोलनी होगी। और चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ बात करते हैं हम लोग क्लेमेंसन रिडक्शन की एंड वोल्फ किस्नर रिडक्शन की। देखिए बेटा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा फोकस रहना है इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें क्या है, अच्छा अच्छा आपस में आप लोग बातें कर रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं है। हाँ तो चलिए थोड़ा ध्यान देते हैं इसको, इस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। अनिकेत, आपको हिंदी कंफर्टेबल नहीं है? हिंदी हिंदी सबको मेजोरिटी देख के चलना पड़ेगा ना बेटा, सबको लेके चलना पड़ेगा। क्लेमेंसन एंड वोल्फ किस्नर रिएक्शंस, वोल्फ किस्नर रिडक्शंस। सो so Wolf Kistner reduction, as you can see over here, it is a reduction given. Reduction means Clemmensen and Wolf Kistner is a reduction reaction. And carbonyl group of the aldehyde and ketone is reduced to methylene group, CH2 group, on treatment with a zinc amalgam and concentrated hydrochloric acid. Clemmensen reduction will happen. Clemmensen reduction will happen. Means what we have to do? We have to take any carbonyl group and that undergoes reduction. Carbonyl group undergoes reduction in presence of zinc amalgam. Zinc amalgam. Amalgam म्हणजे काय? What do you mean by amalgam? What do you mean by amalgam? Amalgam means what? The mixture with a metal with a zinc. Mixture of metal with zinc. Metal with mercury. Metal with mercury is called as a what? Amalgam. Okay, so metal with mercury is amalgam. Yes, dentists are using the silver amalgam. Dentists are using silver amalgam. हमारे दांतों में जो कैविटी हो जाती है उस कैविटी को फिल करने के लिए डेंटिस्ट सिल्वर अमेलगम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो क्लेमेंसन एंड वोल्फ किस्नर रिडक्शंस, carbonyl group of aldehyde and ketone is reduced to methylene group of CS2 on treatment with a zinc amalgam and concentrated hydrochloric acid on or hydrazine followed followed by heating with sodium or potassium hydroxide and high boiling solvent like ethylene glycol. So the first Clemmensen reduction is a reduction. पहला पॉइंट है क्या है, ये रिडक्शन है। दूसरा पॉइंट क्या, किसके प्रेजेंस में होता है वो देख लीजिए, जिंक एंड मर्क्यूरी के प्रेजेंस में होगा। ये रिएक्शन क्या होगा, जिंक एंड मर्क्यूरी के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, जिंक एंड मर्क्यूरी के प्रेजेंस में होगा। और इसको इसमें कैसे, जैसे ही ऑक्सीजन को ऐड करोगे, जैसे ही रिडक्शन करोगे, जैसे ही रिडक्शन करोगे, so what will happen, what will happen, hydrogen will be added over here. You are going to get the, first you are going to get the suppose let me show you here so you'll understand. Suppose if you are having any carbonyl group CH3 CH2 C double bond O and H is there, right? And first if you are adding the reduction, if you are doing the reduction, so what will happen, first this double bond will break. See this double bond will break and one H will be added over here, another H will be added over here. So first it will turn up into the alcohol. First it will turn up into alcohol, but this is what excess of hydrogen you are adding. Means what, you are adding very strong reducing agent, very strong reducing agent you are adding.
very strong reducing agent we are adding, and as we are adding the reducing agent, very strong reducing agent, then what will happen? This other bond will also break. The one hydrogen will be added over here, another hydrogen will be added over here. So what you will be getting over here, this you will be getting a hydrocarbon. So what will be your what will be your product? Hydrocarbon on reduction. So क्या हो गया भाई, ग्रुप पे क्या चल रहा है? थाली वाली क्यों भेज रहे हो भाई अनिकेत? खाना वाना भेज रहे हो क्या? चलो कोई बात नहीं है. So what we can say, hydrocarbon we will be getting. So always keep in mind that if you are having any aldehyde on reduction completely, अगर आप रिड्यूस करते हो तो पहले क्या बन जाता है? अल्कोहल बन जाता है, और उसके बाद और फर्दर रिडक्शन के बाद दिस विल फॉर्म हाइड्रोकार्बन. So Clemmensen reduction is a reduction which gives out hydrocarbon. From what? From carbonyl compound, मतलब from aldehyde. Aldehyde का यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं? हम लोग aldehyde का इस्तेमाल करके हम लोग बनाते हैं हाइड्रोकार्बन. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन. तो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल देखो तो आपको समझ में आएगा. एसीटोन है, ये देखो कीटोन है ना, कीटोन है. अब देखो इसको ध्यान से, आपने 4 हाइड्रोजन ऐड किया है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल किया आपने. क्या है? जिंक अमेलगम in presence of hydrochloric acid. और हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको हीट कर रहे हैं. देखो बच्चा ध्यान से देखोगे तो आपको 2 मिनट में समझ में आने वाली चीज है. ये देखो 4H है, 4H है, ये देखो बॉन्ड तोड़ दिया मैंने, एक H इधर, एक H इधर दे दिया. फिर दूसरा वाला बॉन्ड फिर से मैंने तोड़ दिया, देखो यहाँ पे एक H दे दिया और यहाँ पे एक H दे दिया. ये पूरा ग्रुप सेपरेट हो गया ना, ये टूट के सेपरेट हो गया. यहाँ पे H2 निकल गया, तो आपका वाटर निकल गया और क्या बन गया? प्रोपेन बन गया. है ना ये हाइड्रोकार्बन? है कि नहीं हाइड्रोकार्बन? हेलो गाइस, वॉइस आ रही है? नहीं आ रही है? सईदा इज टेलिंग वॉइस नहीं आ रही है. फ्रेंड्स पढ़ाई कर लो, सही बात बोल रही है यूसरा कि फोकस करते हैं हम लोग पढ़ाई के ऊपर, थोड़ा वो बहुत जरूरी है. ठीक है, दिस इज ऑल इम्पोर्टेंट. ओके, सो आई होप या हाँ आ रही है. वेरी गुड, वेरी गुड. So I hope you all have got it. Now suppose if you are having a hydrocarbon aldehyde, suppose if somebody is telling, if somebody is asking me what will happen when butanol undergoes Clemmensen reduction. What will happen when butanol undergoes Clemmensen reduction? Tell me the answer. Tell me the answer quickly. जब ब्यूटेनल का क्लेमेंसन रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? प्लीज क्विकली टेल मी आंसर. प्रोपेन नहीं बेटा, प्रोपेन नहीं बनेगा ना, ब्यूटेन बनेगा, क्योंकि 4 कार्बन ना बच्चा. यहाँ पे कितना कार्बन है? 4 कार्बन ना. ब्यूटेन बनेगा. ठीक है, हाँ तो एकदम आसान से दिमाग लगाना है, हाइड्रोकार्बन बनेगा. बस नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए आपको. अच्छा ये लोग, आप लोग क्या ऐड कर रहे हो? ये मतलब कौन सी इमेज है, क्या है इसमें? अगर आप लोग देखो ऐसा करोगे तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा बेटा, फिर आप मेरी कोई क्लास बैठ नहीं पाओगे. आप कोई भी चीजें मत भेजिए प्लीज. राहुल आप चाहते हो कि मैं आपको रिमूव कर दूं? आप बताइए मुझे. नहीं, अगर किसी को ऐसा लगता है तो वो फिर फ्यूचर में कभी नहीं बैठ पाएगा, इतना समझ लीजिएगा. आप ऐसा मत कीजिए प्लीज. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग. ठीक है, चलिए आप लोग ऐसा मत किया कीजिए, पढ़ाई करने आते हैं, आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए प्लीज बेटा. देखिए
ब्यूटेनल ब्यूटेनल है, अंडरगोज क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन का अगर हम लोग करते हैं, रिडक्शन करते हैं, बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी तरीका है एकदम। क्या करना है बेटा, ब्यूटेनल लिखना है, देखो CH3 CH2 CH2 CHO, ठीक है। अब इस CHO है, इसको मैं क्या कर दूंगा, मैं दूसरे तरीके से थोड़ा लिख के दिखा देता हूं आपको CHO को। CHO कैन बी रिटन एज C डबल बॉन्ड ONH, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। और जब इसके अंदर हम लोग 4H को ऐड करेंगे, इसके रिएजेंट को याद रखिएगा, रिएजेंट याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसके प्रेजेंस में होगा, जिंक अमेलगम के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको हीट करना है। तीनों चीजें आपको याद रखनी है। और जैसे ही आप ऐड करोगे, 4 हाइड्रोजन है बेटा, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड पहले टूटता है, तो यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा। दूसरा बार 4 हाइड्रोजन फिर से ये टूट जाएगा, फिर से ये H इसको मिल जाएगा। ध्यान से देखो इस कंपाउंड को, CH3 CH2 CH2 वैसे ही रहेगा, और ये देखो CH3 बन चुका है। क्या बन गया है, CH3, ये बन गया CH3। और आपको वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। और ऐसे केसेस में अगर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो, तो ये कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ब्यूटेनो सॉरी ब्यूटेन ब्यूटेन नॉट ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन, इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ब्यूटेन कंपाउंड। आर यू गेटिंग मी, इज इट क्लियर? क्लेमेंसन रिडक्शन कोई कोई भी दिक्कत नहीं होगी ना? दोनों केस में या तो आपको कीटोन मिले तो भी ब्यूटेन मिले, तो भी कीटोन मिले तो भी आपको हाइड्रोकार्बन मिलेगा, अल्डिहाइड मिले तो भी आपको हाइड्रोकार्बन मिलेगा, ठीक है। इन बोथ द केसेस, इन बोथ द केसेस यू विल बी गेटिंग दी हाइड्रोकार्बन, दोनों केसेस में आपको हाइड्रोकार्बन मिलेगा, ठीक है बच्चा, इजी है इजी। तो मुझे बताइए, अगर प्रोपेनॉल है तो क्या करोगे, प्रोपेनॉल है तो क्या आउटपुट आएगा, फटाफट बताइए, ओरली चाहिए मुझे आंसर। प्रोपेन बनेगा, बिल्कुल, जो भी कंपाउंड दिया रहेगा, जो भी एल्डिहाइड रहेगा, उसका वो उसका वो हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। सारे बच्चों को समझ में आ गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अगला वाले टॉपिक पे। तो अगला वाले टॉपिक पे जाने से पहले ये समझ लिया आपने, क्लेमेंसन रिडक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से सीख लिया आप लोगों ने। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड की तरफ, और आपको बताते हैं कि दूसरा वाला क्या है इसमें। वोल्फ किस्नर रिडक्शन क्या होता है? अभी हमने क्लेमेंसन रिडक्शन सीखा है बेटा, वोल्फ किस्नर रिडक्शन क्या होता है? वोल्फ किस्नर रिडक्शन क्या होता है कि इसमें ना, इसमें इसमें देखो डाई अमाइनो कंपाउंड में होता है, मतलब क्या होता है, NH2 ओके, NH2 के प्रेजेंस में जब ट्रीट करते हो, तो ये उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। होता कैसे, देखो एकदम आसान सा चीज है। इसमें क्या होता है कि डाई अमाइनो ग्रुप जो होता है, डाई अजो ग्रुप भी बोल सकते हो आप, डाई अमाइनो ग्रुप जो होता है इसमें अटैच होता है NH2 के साथ में बेटा, NH2 के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं। मतलब याद करो, देखो मैं आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाऊंगा, इसको बहुत इजी बता के करूंगा। देखो कैसे है, क्लेमेंसन क्लेमेंसन रिडक्शन जो हमने कर रहे थे ना, वो उसको हम लोग कर रहे थे Hg मतलब मर्क्यूरी विथ जिंक, जिंक अमेलगम के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड वी वर हीटिंग, और रिडक्शन हो रहा था। ये वाला जो वोल्फ किस्नर रिएक्शन है, वोल्फ किस्नर रिएक्शन है, वो NH2 के प्रेजेंस में होगा। किसके, NH2 के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। यस, NH2 के प्रेजेंस में होगा। यस, इसको हाइड्राजीन बोलते हैं। यस, वेरी गुड, हाइड्राजीन बोलते हैं। ये मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा था। तो दिस इज व्हाट द हाइड्राजीन, दिस इज कॉल्ड एज अ हाइड्राजीन। तो हाइड्राजीन के प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। तो हाइड्राजीन के प्रेजेंस में जब ट्रीट करोगे ना, तो आपको वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, और ऐसे कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन है, और अगर आप ट्रीट करते हो NH2 और NH2 से, मतलब आई मीन लाइक द हाइड्रोजीन से, तो हाइड्रोजीन से क्या बनेगा, तो हाइड्राजोन बनेगा। हाइड्राजोन कैसे बनेगा, यहाँ का H2 और यहाँ का O निकल जाएगा, और आपको क्या हो जाएगा, ये पूरा ग्रुप ऐड हो जाएगा इस पे, और हाइड्राजोन बनेगा। देखो H2O निकल जाएगा, और ये आपका हाइड्राजोन बनेगा, ठीक है, हाइड्राजोन बनेगा। सर बेटा VIT का पोर्शन जो होता है, IIT मेंस का जो JEE मेंस का पोर्शन होता है, वही होता है।
VIEEE का पोर्शन जो है ना वो जो JEE मेंस का पोर्शन है वही पोर्शन है। सो ये बन जाएगा हाइड्राजोन। और हाइड्राजोन के बाद जब हाइड्रोजन आपको आया उसके बाद आप बेस के प्रेजेंस में इथिलीन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में ऐड करोगे KOH बेस एक्वस अल्कली विद इथिलीन ग्लाइकोल, इथाइलीन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में ऐड करोगे और फिर क्या हो जाएगा, आपको नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। दिस नाइट्रोजन गैस विल इवॉल्व आउट and this is acting as a catalyst. Nitrogen gas will evolve out and you will be getting the hydrocarbon. You will be getting the hydrocarbon. So it's a two-step process. पहला स्टेप आपको मैं बता देता हूं वोल्फ किस्नर में पहला स्टेप क्या है। आपको समझ लीजिए कि कोई भी अल्डिहाइड दिया हुआ है, लेट्स से एक कोई अल्डिहाइड मैं ले लेता हूं। सी देखिए ये अल्डिहाइड है और इस अल्डिहाइड के अंदर मैं ऐड करूंगा हाइड्राजीन को, हाइड्राजीन NH2 okay. If I'm heating it, what I'll be getting, water molecule will remove and I'll be getting the product CH3 CH2 CH को मैं वैसे लिख देता हूं डबल बॉन्ड NH2, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ हाइड्राजोन एंड H2O will release out, ठीक है। अब उसके बाद H2O रिलीज हो जाएगा अब इसके बाद फिर क्या करना है, सेकेंड स्टेप में जो हाइड्राजोन मिला है उसके अंदर KOH प्लस इथिलीन ग्लाइकोल आपको यूज करना है। इथिलीन ग्लाइकोल कैसे रहेगा, OH CH2 OH, क्या रहेगा बच्चा, OH CH2 OH। ये आपको ऐड करना है कब, इथिलीन ग्लाइकोल के साथ KOH के साथ हाइड्राजोन के अंदर। और जैसे ही ऐड करोगे तो फिर क्या होगा कि ये हाइड्राजोन में से कुछ नया नहीं होगा, ये कुछ ऐड नहीं होंगे, ये लोग कुछ ऐड नहीं होंगे, ये लोग सिर्फ क्या करेंगे, नाइट्रोजन गैस को इवॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे, इवॉल्व कर देंगे नाइट्रोजन गैस को। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH पहले से था और ये देखो ये 2N जो है ना वो निकल जाएगा नाइट्रोजन गैस बन के, तो ये H2 इसके पास आ जाएगा तो ये CH3 हो जाएगा। तो आपका बन गया हाइड्रोकार्बन बन गया और प्लस नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो गया। तो दोनों भी केसेस में क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट क्या रहने वाला है, हाइड्रोकार्बन। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वोल्फ किस्नर रिडक्शन में दोनों में खास बात क्या है, कैनिजारोर्स नहीं बेटा, कैनिजारोर्स अलग चीज है, वो तो मैं दूसरा बता चुका हूं। कैनिजारोर्स वो अल्डोल कंडेंसेशन के साथ आएगा, ये क्लेमेंसन रिडक्शन है, ठीक है। कैनिजारोर्स रिएक्शन था, ठीक है। क्लेमेंसन रिडक्शन एंड दिस थिंग वोल्फ किस्नर रिडक्शन, दोनों के केस में आपको हाइड्रोकार्बन एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलता है। ये चीज आपको याद रखनी है, सिर्फ उनके कैटलिस्ट थोड़े से याद रखने बहुत जरूरी है कि आपको क्लेमेंसन रिडक्शन के केस में कैटलिस्ट रहेगा Hg मर्क्यूरी विथ जिंक, मींस जिंक अमेल्गम in presence of hydrochloric acid, zinc amalgam in presence of hydrochloric acid, आपको मिल जाएगा हाइड्रोकार्बन। और वोल्फ किस्नर रिएक्शन, यस वोल्फ किस्नर रिएक्शन, इसको हम लोग ट्रीट करेंगे हाइड्राजीन के प्रेजेंस में और फिर जो भी प्रोडक्ट आएगा उसके अंदर उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद इथिलीन ग्लाइकोल ऐड करना है और आपका बन जाएगा हाइड्रोकार्बन। ये दो रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन काफी अलग है, दोनों के प्रोडक्ट एक जैसे आते हैं, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है बच्चा, ठीक है। दोनों रिएक्शन, कोई अगर बोल देगा क्लेमेंसन रिडक्शन से करो तो ये ऐड कर देना एरो पे, किसी ने बोला कि वोल्फ किस्नर से करो तो ये एरो पे ऐड कर देना, और क्या है, कोई मेहनत वाली बात नहीं है। ऋषिकेश रिपीट करो सर, कुछ नहीं समझा। ऋषिकेश कहां तक आपको समझा ये बता दो तो फिर काफी हेल्पफुल हो जाएगा। वोल्फ किस्नर रिडक्शन में सिर्फ ये देखो, ये पोर्शन रिमूव होगा और हाइड्रोजन बनेगा, हाइड्रोजन के बाद वहां से रिमूव होकर हाइड्रोकार्बन बनेगा। यस बोलो ऋषिकेश। सर पूरी रिएक्शन ही नहीं समझ में आई। कौन सा वाला, दोनों देखो, दो रिएक्शन बच्चा मैंने सिखाया, एक क्लेमेंसन रिडक्शन सिखाया, एक वोल्फ किस्नर रिडक्शन सिखाया, जिसमें हमने सीखा कि कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप से मतलब अल्डिहाइडल कीटोन से आपको हाइड्रोकार्बन मिलता है। अब इसमें एरो पे लिखी हुई बातें ना वही सिर्फ अलग हैं, बाकी सब सेम है, ठीक है।
तो दोनों के केस में रिडक्शन होगा, पहला पॉइंट। दोनों के केस में हाइड्रोकार्बन फॉर्म होगा, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है कि दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड से बनाए जा सकते हैं, मतलब अल्डिहाइड कीटोन से बनाए जा सकते हैं। लेकिन खास बात क्या है, इनके कैटालिस्ट, इनके ग्रुप, इनके रिएजेंट जो है वो काफी अलग हैं। एक होता है हाइड्रोजीन, एक में इस्तेमाल होगा तो दूसरे में अमेलगम इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो दो चीजें हैं। प्रोडक्ट्स आर सेम, यस यस यस, प्रोडक्ट्स आर सेम ऋतिका। ठीक है, आई थिंक कर गया ये। ठीक है, समझ में आया ऋषिकेश? समझा? एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं है, एकदम इजी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला वाला रिएक्शंस को देखते हैं जरा। काफी कुछ पढ़ना है बेटा, काफी कुछ पढ़ना है। तन्वी इज कॉलिंग मी, तन्वी। ठीक है, तन्वी कुछ डाउट है तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए बेटा, अगर ऐसा कुछ आसान सा डाउट है तो। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। In case of electrophilic substitution reaction, the aromatic aldehyde and ketone undergoes electrophilic substitution reaction. ये तो हम लोग बहुत कई बार कर चुके हैं इसको, इसमें कुछ करना नहीं। कितने बार मैं सिखा चुका हूँ कि जैसे आपके पास बेंजाल्डिहाइड दिया हुआ है, मान लीजिए देखो बेंजाल्डिहाइड है, और आपको ट्रीट करके किसका क्या दे दिया आपको इसने, HNO3 दे दिया। HNO3 को क्या यूज करोगे, N। याद रखो नाइट्रेशन जो होता है बेटा, आपको एक और चीज खास बात बता देता हूँ। नाइट्रेशन जो होता है ना, नाइट्रेशन मेटा पोजीशन पे होता है। ठीक है, मेटा डाइनाइट्रो भी बनता है। ठीक है, डाइनाइट्रोबेंजीन, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, ये चीजें बनती हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि नाइट्रेशन जो होता है वो मेटा पोजीशन का मेटा प्रोडक्ट भी बनता है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटा प्रोडक्ट। ओके, सो आप जैसे ही आपको बेंजाल्डिहाइड मिलता है, HNO3 के प्रेजेंस में ट्रीट करोगे। HNO3 को मैं ऐसे लिख लूंगा, HNO3 को ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा OHNO2, मैं ऐसे लिख दूंगा OHNO2। एंड दे आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब ऐसे ग्रुप जो पॉजिटिव होते हैं, तो एक पॉजिटिव ग्रुप दूसरे पॉजिटिव ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेगा। क्यों क्यों क्यों, क्या हुआ? इरम कुछ कहना चाहती हैं आप? मेरे को समझा नहीं, मेरे को भी गाजर का हलवा खाना है, बताइए। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, मतलब इजी है। अच्छा, इसका मतलब ये होता है। ओ ओ ओ, तो ऐसे कोड वर्ड मत इस्तेमाल किया करो, समझ में आना चाहिए सबको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर इस चीज को समझते हैं। तो नाइट्रेशन जो है, नाइट्रेशन मेटापोजिशन होगा, और इसमें सिर्फ क्या करेंगे हम लोग, जब इसको ट्रीट करेंगे तो ये देखो NO2 और ये, तो NO2 पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। ऐसे ही यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा और यहाँ का हाइड्रोजन होगा, यहाँ का हाइड्रोजन होगा, ये लोग भी पॉजिटिव होते हैं। तो क्या होता है कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेटा प्रोडक्ट विल हैपन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये देखो, ये O2 NO2 कहाँ जाता है, यहाँ पर जाता है, और यहाँ के H को रिप्लेस कर देता है। तो दिस सब्स्टिट्यूशन हैज हैपेंड बिटवीन द पॉजिटिव, hence it is called as a electrophilic substitution reaction. Hence it is called as a what? Electrophilic substitution reaction. So these type of reactions are really very important, and you should just keep in mind that the nitration will happen here. Nitration will happen, but nitration will happen by substitution. Which substitution? Electrophilic substitution. Electrophilic substitution किसको बोलते हैं? जब कोई पॉजिटिव ग्रुप दूसरे पॉजिटिव ग्रुप को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। और ये किसके प्रेजेंस में होता है? सल्फ्यूरिक एसिड के। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसका दूसरा वर्ड, उसके लिए दूसरा वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट। So sulfuric acid, concentrated sulfuric acid is a dehydrating agent. तो ये क्या करेगा? वाटर को रिमूव करता है। तो आप देखिए आपके प्रोडक्ट में वाटर रिमूव हो गया है। ये रिमूव क्यों हुआ? कौन एजेंट काम किया? सल्फ्यूरिक एसिड काम किया। तो ठीक है, कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, काफी आपको यूज रखनी है। यहाँ पर अल्डिहाइडिक ग्रुप के ऊपर कोई अटैक नहीं होता है, यहाँ पर अटैक होती है एरोमेटिक अल्डिहाइड और कीटोन्स को जब ट्रीट करते हो तो क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनता है, और लास्ट में आपका मेजर प्रोडक्ट जो रहता है वो अल्डिहाइड ही रह जाता है। तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन दिखाएगा, और आपको सॉरी मेटा पोजीशन दिखाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा? मेटा नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, बेंजाल्डिहाइड, मेटा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। ऐसे कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि दो नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट होते हैं, तो CHO NO2 एंड NO2 मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन हो जाता है।
मेटा डाइनाइट्रोबेंजाल्डिहाइड हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, आप इनको थोड़े से याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले देख लेते हैं एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है। अभी देखो, जब कभी भी आपके सामने ऐसा कभी प्रश्न उपस्थित हो कि एसिडिक कैरेक्टर निकालना है, एसिडिक कैरेक्टर निकालना है, ये वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा निकले आपको, तो आप उसको कैसे टैकल करोगे, याद रखना। एसिडिक कैरेक्टर है, एसिडिक, अगर कोई बात कर रहा है आपसे एसिडिक कैरेक्टर की, तो एसिडिक कैरेक्टर का मतलब ये होता है, एसिडिक, सर बताओ ना, क्या बताओ बेटा, नुकरा कहाँ पूछा क्वेश्चन इसका? सर ऑर्थो पैरा मेटा की भी अटैच हो सकता है। हाँ, सब्स्टिट्यूट करता है। प्लीज रिपीट दिस। ओके, अच्छा ये बताओ मुझे, ये पहला वाला समझ में आया जो हमने बताया था? हाँ, चलो ठीक है। हाँ, तो ये सही बोल रहे हो यहाँ पे अनुराग, कि एसिडिक एसिडिक कैरेक्टर वो होता है जिसमें H प्लस आयन इजीली लिबरेट होता है, इजीली कम आउट, इजीली कम्स आउट, मतलब ऐसा ग्रुप जो आसानी से H प्लस आयन को दे देता है। तो ज्यादा स्टेबल नहीं बेटा, इसको स्टेबल नहीं बोलेंगे, फिर ये क्या रहता है, अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। सो हाईली अनस्टेबल ग्रुप इज मोर एसिडिक इन नेचर, हाईली अनस्टेबल ग्रुप more acidic in nature. So keep in mind that, okay, so highly unstable is more acidic in nature, unstable. So chemical properties of the carboxylic acid देखते हैं। अच्छा, एरम बोलते हैं क्यों, देखो मैं बताता हूँ एरम। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास XYZ कोई कंपाउंड है, ठीक है, और यहाँ पे PQR कोई कंपाउंड है, ठीक है, और इन दोनों कंपाउंड में ये वाला जो कंपाउंड है अपना H प्लस आसानी से लूज कर देता है, और ये वाला है जो अपना हाइड्रोजन को लूज नहीं करता, अपने हाइड्रोजन को आसानी से नहीं निकालता है। तो हाँ, एरम बोलती है, मैंने बोला मैंने एरम बोलती है ऐसा बोला था। चलो ठीक है। हाँ, तो ये देखिए, तो ये XYZ के केस में, ये वाले केस में आसानी से नहीं निकलता है, और इसमें आसानी से निकल जाता है। तो द ग्रुप विच लूजेस इजीली विल बी कॉल्ड एज व्हाट, विच लिबरेट मोर H प्लस आयन, और इजीली H प्लस आयन विल बी मोर एसिडिक। यही तो अरेनियस ने बोला था ना, अरेनियस ने क्या बोला था, अरेनियस ने बोला था कि अ ग्रुप, अ कंपाउंड which loses its electron easily, very quickly, will be called as a what, which loses its hydrogen ion, H plus ion quickly, will be called as a more acidic. So यहाँ पर नेचर यही बता रहा है कि नहीं, मैं एरम को याद से बोल रहा हूँ, मुझे अब याद हो गया है, ऐसी बात नहीं है। मैंने काफी दिनों तक इस्तेमाल किया ना ऐसे, एरम बोल रहा है ऐसा करके, इसलिए हो गया होगा बाय मिस्टेक, बट अब मुझे समझ में आ गया है। तो चलो कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। तो ये समझ में आया कि अ ग्रुप, कीप इन माइंड, लेट मी राइट ओवर हियर, अ ग्रुप which liberates H plus ion more easily, or we can say quickly, is called as more acidic, more acidic. ठीक है, so always keep in mind that this is very helpful for you. Okay, now we can come back to the point. The point is here, the carboxylic group COH imparts the acidic character to carboxylic acid. A carboxyl group is made up of OH group bonded to a carbonyl group. The aqueous solution of hydrogen atom in OH of the carboxylic group dissociate as proton and carboxylate ion formed as a conjugate base. So what happens? See, we are having RCOOH. This is what, an acid. Okay, so you can find this hydrogen is attached with oxygen. Okay, so what happened when it undergoes hydrolysis? When it undergoes hydrolysis,
it dissociate into CH3, not CH3, RCOO minus and H plus. It means you can see this acid has dissociated, this acid has lost its H plus ion, and as it has lost the H plus ion, it will becomes a carboxylate ion. It will becomes carboxylate ion, and H3O plus will form. So this will forming the acid. So if this is an acid, so this will be conjugate base. This is a base, then here it is conjugate acid. Okay, is it clear, or you want another page? So I'll help you out. Wait a second, let me explain you on the another page so you'll understand. See here, suppose if you are having carboxylic acid, ठीक है बच्चा, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? उसका फंक्शनल ग्रुप है RCOOH। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर RCOOH। ओके, ठीक है, RCOH होता है। अब होता क्या है कि when any acid, I'm talking about carboxylic acid, not other acid, undergoes hydrolysis, it liberates its H plus ion and convert itself as carboxylate ion. Okay, how? I will show you. RCOOH treated with H2O, it will dissociate into RCOO minus and H plus. It will dissociate into RCOO minus and H plus. So we can say this particular group which has liberated the H plus ion will be termed as an acid. So here we are treating with a base. Water is acting as a base. So this will be conjugate base and this will be conjugate acid. ठीक है, ये चीज था। सर व्हाट इज रैंसिड बटर? रैंसिड मतलब क्या होता है बेटा? एनी फैट और ऑयल मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो जिसमें फैट हो या ऑयल हो, ऑक्सीडेशन की वजह से खराब हो जाता है, उसमें फाउल स्मेल आने लगता है, तो उसे हम लोग रैंसिडिटी कहते हैं। जैसे घर में रखा हुआ पीनट हो गया, पीनट बटर हो गया, या फिर बादाम हो गया, या फिर कैशूज हो गए, इन सब के अंदर ऑयल या फिर फैट होते हैं। या कोकोनट हो गया, कोकोनट ऑयल देख लीजिए, या कच्चा कोकोनट जो होता है उसको रख दो तो कुछ दिनों बाद अलग सी स्मेल आने लगती है। या मसाले ऐसे हैं जिसमें कोकोनट या ऑयल इस्तेमाल किए गए हों, तो वो उनको लॉन्ग टाइम के लिए रख दोगे। या फिर आप फरसान वगैरह होते हैं, जो नमकीन वगैरह होते हैं, उन्हें आप ज्यादा दिनों तक रख देंगे, खुले डब्बे में रख देंगे, तो उसपे ना क्या हो जाता है कि ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद वो पर्टिकुलर मटेरियल जो होता है वो स्पॉइल हो जाता है, उसमें रॉटन और अलग टाइप की स्मेल आने लगती है। वो स्मेल किसकी वजह से होती है? उसमें ग्लाइसिन फॉर्म होता है, उसकी वजह से होती है। सॉरी, ग्लाइसिन नहीं होता है उसमें, मतलब कुछ तो फॉर्म होता है, आई डोंट रिमेम्बर दैट वर्ड। तो उसमें फॉर्म होता है और एसिडिक हो जाता है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ रैंसिडिटी। आयन नहीं, आयन फॉर्म नहीं होता है, वो एसिडिटी हो जाता है, उसका पीएच चेंज हो जाता है, इसकी वजह से, और फाउल स्मेल आने लगता है। हाँ, कॉन्जुगेट मतलब ये होता है बेटा कि इसका कॉन्जुगेशन मतलब एसिड से, एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, बेस पेयर। दिस इज फॉर आयनिक इक्विलिब्रियम में मैंने सिखाया था, याद करो, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। हिस्ट्री ओनली मीनिंग, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको, कार्बोक्सिलेट आयन की एसिडिटी। सो इट विल एक्ट एज एन एसिडिक नेचर। सो वही बता रहे कि कार्बोक्सिलेट आयन बनते हैं, और कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर रेजोनेंस क्राइटेरिया हो सकता है, दे कैन पोजेस द रेजोनेंस क्राइटेरिया। ये वाला भी देख लीजिए, काफी अच्छा है। जैसे मेरे पास RC डबल बॉन्ड O है, ऐसे लिखा हूं, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं बच्चा, है कि नहीं है? देखो यहाँ पे O लिख दिया, और ये डबल बॉन्ड ये O लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मैंने लगाया था, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? नेगेटिव चार्ज यहाँ लग जाएगा। और फिर उसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, RCO, और O दोनों को सिंगल रखो, और यहाँ पर
पार्शियल चार्जेस दे दो, पार्शियल, जिसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, और इसको बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स, कैनोनिकल फॉर्म्स, ठीक है। तो दो कैनोनिकल फॉर्म्स हैं और एक रेजोनेंस हाइब्रिड है। रेजोनेंस हाइब्रिड इज अ मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अदर टू, बाकी दो के मुकाबले ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। हाँ ठीक है, याद रखना, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यस, इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो या फिर कैनोनिकल फॉर्म्स बोल सकते हो, कैनोनिकल फॉर्म्स, ठीक है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उनके अंदर आता है, ठीक है, इतना याद रखिए, बस आपके लिए काफी हो जाएगा। रेवाती, उसके लिए हमने क्या किया है, एक नया कोर्स चालू किया है बेटा क्वेश्चन बैंक के लिए, जो कि कल से चालू हो रहा है, क्वेश्चन बैंक कल से चालू हो रहा है, ठीक है। हाँ, टाइमिंग फिलहाल अभी 8:30 डिसाइड हुआ है, लेकिन कुछ बच्चों को अभी डिफिकल्टी है, उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, लेकिन आप 8:30 मान के चलिए, जब तक चेंज नहीं हो जाता तब तक 8:30 मान के चलिए आप। 9:30 मैथ्स है बेटा, अगर आप लोग मैथ्स का आपका क्लास नहीं होगा क्या, मैथ्स है 9:30, अंकुश सर का मैथ्स है। अगर किसी बच्चे को, बहुत सारे बच्चे अगर नहीं बैठते उनके में, या ऐसा कुछ होता होगा तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। 7:30 किसी ने सजेस्ट किया, 7:30 AM बता रहे, बताइए जरा, AM बता रहे, 7:30 AM। हाँ, ये भी अच्छा सजेशन दिया बेटा आपने, 2 से 3 वाला जो सजेशन दिया वो अच्छा दिया। देखिए इसके लिए वर्कआउट मैं करूंगा, मैं बोल रहा हूँ, इसका कुछ ना कुछ करूंगा मैं, ताकि आप सबका नुकसान ना हो, देखेंगे, कुछ ना कुछ करता हूं मैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि 3 बजे से आपके, जैसे ही 3 बजे का, फिर आपका मैथ्स का चालू हो जाएगा क्वेश्चन बैंक। हाँ, यहाँ देख लीजिए, एसिडिटी ऑफ द एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो आपको कुछ चीजें याद रखनी है इसमें। बेंजोइक एसिड इज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक एसिड फ्रॉम द pKa वैल्यू ऑफ बेंजोइक एसिड इज 4.2 pKa, पोटेंस potence of acidic constant, this value is 4.2 for benzoic acid। कुछ चीजें होती हैं जिन्हें याद कर लेना चाहिए, ठीक है। बेंजोइक एसिड, कुछ चीजें होती हैं जिन्हें याद कर लेना चाहिए हमको। सो 4.2 है। वी अंडरस्टैंड दैट द स्ट्रॉन्गर देन द एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड कितना है, एसिडिक एसिड कितना है, विनेगर जिसको यूज करते हैं, विनेगर बोलते हैं, विनेगर, विनेगर 4.76, दिस इज व्हाट, वीकर। तो एक चीज आपको और याद रखना है, मोर पी के वैल्यू, पी के वैल्यू अगर ज्यादा है तो एसिडिटी कम होगी, याद रखिए। जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं, पीएच वैल्यू ज्यादा है तो लेस एसिडिक, याद है कि नहीं याद है आपको, पीएच वैल्यू अगर ज्यादा है तो ये क्या होगा, पीएच वैल्यू अगर ज्यादा है तो एसिडिक क्या होगा, कम रहेगा, ठीक है। याद रखिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं, ठीक है। द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ एरोमेटिक, द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग एक्सर्ट। अब बोलोगे आप सर की, सर क्यों एरोमेटिक, मतलब एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक क्यों है, अगर आप बोलोगे तो इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये है बच्चा, कि एसिटिक एसिड का ये है, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग एक्सर्ट। से रियू क्या बोलना है बेटा, माय वॉइस इज कमिंग, इज माय वॉइस इज ऑडिबल। हाँ रियू, आपका फोन कट गया, आप देखिए थोड़ी देर में लगा लीजिएगा वापस। चलिए देखते हैं यहाँ पर, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ द एरोमेटिक, ये नहीं समझ रहा। देख देख बेटा, इसमें नुकरा बहुत काफी इजी है, मैं इसको एक बार फिर से मैं समझाता हूँ, जरा फोकस करके रहिए, और प्लीज जरा थोड़ा सब लोग ध्यान दीजिए इस चीज को, काफी अच्छी चीज है, सीखने वाली चीज है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। आ जाइए भाई, आ गए।
एक्चुअली इशू क्या है मैं बता रहा हूं आपको, देखो। हाँ, इशू क्या है कि पी के वैल्यू जो होता है ना, एक वैल्यू है जिसको बोलते हैं पोटेंस ऑफ एसिडिक कांस्टेंट। पोटेंस ऑफ एसिडिक कांस्टेंट, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे तो एसिडिक कांस्टेंट का स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक कांस्टेंट। सर मेरा मैसेज पढ़ो प्लीज, मेरे लिए दोनों क्लास अटेंड करना भी बहुत बहुत जरूरी है और आई होप बाकी स्टूडेंट के लिए भी होगा। यस जिज्ञासा, मैं 50 बार बोल चुका बेटा कि मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, इसके लिए मैं कुछ वर्कआउट करूंगा। कुछ चीजें मेरे हाथ में नहीं होती है, मेरे पैर में होती हैं। आई एम सो सॉरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो बट सर कब? कल से तो स्टार्ट हो जाएगा, बट आपको मैसेज आ जाएगा ना बेटा। अगर ऐसा कुछ होगा तुरंत आपको मैसेज आ जाएगा। हाँ, रिकॉर्डेड सेशन भी है, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, कोशिश करते हैं, डोंट वरी, आई विल ट्राई टू नॉट डू द क्लैश, बट क्या करें, कुछ चीजें। ठीक है। सो पी के वैल्यू क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ एसिडिक कांस्टेंट। याद रखना है, पी के वैल्यू लो रहेगा तो एसिडिटी ज्यादा है, इतना याद रखो बस, और कुछ नहीं चाहिए अपने को। पी के वैल्यू लो है तो एसिडिटी ज्यादा है, बस। ठीक है, इतना चीजें याद रखना। जैसे कि हमें पता है पीएच वैल्यू लो होता है तो एसिडिक ज्यादा होता है, एसिडिटी मोर होता है, एंड पीएच वैल्यू इज मोर देन एसिडिटी लेस होती है, ये आपको पता ही है। जैसे आपके पास दो सोल्यूशन है जिसका पीएच 4 है, दूसरे का पीएच 5 है, तो आप बोलोगे 5 वाला लेस एसिडिक है। ठीक है, लेस एसिडिक है। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ असाइल क्लोराइड रिएक्शन, सी 12.92 जो पार्ट है वो कैंसल है, 0.92 वाला जो पार्ट कैंसल है, 12.93 है, उसको हम लोग देखते हैं। और रिएक्शन विथ PCl3 PCl5 SOCl2, PCl3 PCl5 SOCl2, इन सब के साथ रिएक्शन करना है। इन सब के साथ रिएक्शन करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद PCl3 PCl5 एंड SOCl2 गिव द करस्पॉन्डिंग असाइल क्लोराइड thionyl chloride SOCl2. Thionyl chloride is preferred because the byproduct formed in the gaseous state, so they can easily escape from the reaction mixture. And in this OH group of the COOH is replaced by Cl, so you will be simply, कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ आप इन सारे रिएक्शन को ध्यान दीजिए और सिर्फ क्या याद रखना, देखो RC डबल बॉन्ड O एंड OH। अभी देखो ये OH ग्रुप है ना, इसको रिप्लेस करके किससे अटैच करना है? Cl से, बन जाएगा आपका असाइल ग्रुप। कोई भी ग्रुप रखिए, SOCl रखा आपने, SOCl2, ये OH को हटाइए और एक Cl को अटैच कीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा आपका, है ना इजी। दीदी भैया क्लास पे फोकस करो। ठीक है, सब लोग क्लास पे ध्यान दीजिए। 3RCOOH को PCl3 से ट्रीट कीजिए। PCl3 से आपने ट्रीट किया, एकदम आसान सा चीज है, मैंने बता दिया। OH को क्या करना है? रिप्लेस करना है, किससे? Cl से, और बाकी बचे हुए ग्रुप को POH3 लिख देना है। बस सिर्फ OH को रिप्लेस करना है Cl से, बस, और कुछ नहीं करना है। देखो हाइपोक्लोराइड बन गया, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बन गया, सब कुछ आसान से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, अमोनिया के साथ रिएक्शन करोगे ना बेटा अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है। कितना आसान सा चीज है यार, मेरे बचपन में मुझे क्यों नहीं याद आ रहा था। आप लोग बड़े लकी, आप लोग को याद आ जा रहा है, बहुत अच्छे से आप लोग कर पा रहे हो। मैं जब पढ़ाई कर रहा था मुझे कुछ आता ही नहीं था। देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया में ट्रीट करेंगे हम लोग। किसमें? अमोनिया में। अमोनिया कैसे लिखोगे बेटा? H और NH2 ऐसे फॉर्मेट में लिखोगे। ये देखो OH को निकालना है और NH2 को ऐड कर देना है, तो क्या बन जाएगा इसमें? देखो RC डबल बॉन्ड O और NH2 बन गया आपका अमाइड, है ना, अमाइड बनाना।
भाग्यश्री सेम मेरे साथ होता है सर। भाग्यश्री अगर ऐसा होता ना तो तुम बहुत बड़ी टीचर बनने वाली फ्यूचर में। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, मैं जस्ट किडिंग। बट ये होता है हर किसी के साथ, बचपन में समझ में नहीं आता, फिर जो थोड़ा बड़े हो जाते हैं ना तो हमें समझ में आता है, अरे यार ये तो बड़ा इजी था। आपको बिलीव नहीं होगा, मेरे टाइम पे अल्डोल कंडेंसेशन मेरी जान ले लेता था यार। अल्डोल कंडेंसेशन 4 बार टीचर से पूछने के बाद भी टीचर बोलती थी तुझे तो कुछ समझ नहीं आता, तू तो डब्बू है, ऐसे करके। और फिर मुझे लास्ट में एग्जाम के दिन भी हालांकि नहीं आया और मैं नहीं कर पाया। ठीक है, कोई बात नहीं, अब अल्डोल कंडेंसेशन समझ में आया है इतने दिनों बाद। तो कहीं ना कहीं देखो काम आता है, बाद में आता है, समझ में आता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ऐसे बता रहा हूँ कि ऐसे होता है, ऐसे ऐसे एज में होता है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत होती है, बट मैं बताऊं आपको, कोशिश कीजिए समझने का, कोशिश कीजिए इन सब चीजों को जानने के लिए, क्योंकि करियर देखिए, अगर करियर आप टाइम पे बनाओगे ना तो बन पाएगा अच्छा ना। अगर लेट करके सीखोगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है। तो कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे टाइम पे मुझे लग रहा है ना भाग्यश्री, आपको अपने टीचर से ना बातें करनी चाहिए, बताना चाहिए, उनको डिस्कशन करना चाहिए, कोई इश्यूज हो उसे मतलब लाइक उसका मतलब प्लान करना चाहिए, और यू नीड टू स्टडी फॉर दैट पर्टिकुलर योर ग्रे एरिया, जो आपका डिफिकल्ट एरिया है उस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। तो धीरे धीरे आपको आने लगेगा। और एक और बात कभी कभी होता है, मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चों को थ्योरी के मेथड से समझ में नहीं आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो इमेज के मेथड से समझ में आ सकता है, या डॉक्यूमेंट या वीडियोस के मेथड से समझ में आ सकता है, या कुछ बच्चों को लाइक लाइक कुछ सम स्टूडेंट्स आर ऑडिबल लर्नर, किनेस्थेटिक लर्नर, विजुअल लर्नर, अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं। तो आप अपना स्ट्रॉन्ग एरिया अगर मुझे आप बता दोगे ना भाग्यश्री, या कोई भी, सारे बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, इफ यू विल टेल मी योर स्ट्रॉन्ग एरिया, सो आई थिंक मैं आपके लिए अलग अलग आपके टाइप का एग्जाम्पल बना पाऊंगा। ये जनरली सारे टीचर के लिए अच्छा होता है, जब जब उनके बच्चे अगर ये बता दें तो उनको किस टाइप का एग्जाम्पल पसंद आता है, और किस टाइप के एग्जाम्पल्स को अच्छे से वो हैंडल कर पाते हैं, उस टाइप के एग्जाम्पल से आप बहुत जल्दी सीख सकते हो। दिस इज वेरी कॉमन थिंग, वो चीजें याद रखिए। वाह विरम, क्या बात है। चलिए, अमाइड वाला समझ में आ गया आपको, अमाइड समझ में आ गया, अगला वाला देख लेते हैं इसको। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड कैसे बनता है, इस चीज को सीखना भी बहुत 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 जरूरी है। एनहाइड्राइड कैसे बनता है, तो इसको देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और इसको मैंने ट्रीट कर दिया P2O4 के साथ, P2O5 के साथ, P2O5 के साथ हमने ट्रीट कर दिया। तो इसका मतलब हमने ऑक्सीडेशन करा दिया है, और कुछ नहीं, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता, और कुछ नहीं होता यार, कुछ नई चीज नहीं है ये दिखने में बड़ी डेंजर दिख रही है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिर्फ करना क्या है, देखो आपको करना क्या, 2 एसिटिक एसिड लेना है, 2 एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर कोई भी एसिड लेना है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मैं लिख लेता हूँ, देखो मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। दूसरा भी ले लिया मैंने, ठीक है, इसको मैंने ट्रीट कर दिया P2O5 से, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ मैं ट्रीट कर दिया। ये देखो इधर से वाटर मॉलिक्यूल पूरा निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल पूरा निकल जाएगा। और वाटर मॉलिक्यूल पूरा निकल जाएगा तो ये कैसे जुड़ जाएंगे एक दूसरे से, ऐसे जुड़ जाएंगे ना, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और ये देखिए ये ऐसे जुड़ जाएंगे एक दूसरे से, इसको ही बोलते हैं एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको, एनहाइड्राइड। तो इसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। क्या बोल रहे हो कुछ बच्चे, क्या लिख रहे हो, ये लिंक को कॉपी करो के सर्च करो, विजुअल सर केमिकल। थैंक यू सो मच यूसरा, बट आप भी कितने अच्छे स्टूडेंट हो, कितने सिंसियर हो, रोज पढ़ाई करते हो, है कि नहीं। यस, ओके, गो अहेड एटम। कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो 1 मिनट में सीधे दिमाग में ये केमिकल्स के नाम याद नहीं रहते सर। ठीक है ठीक है, उनको अपने दोस्तों के नाम से जैसे रख लो ना, अपने दोस्तों के नाम जैसे रख लो, या फिर उन्हें कोशिश करो, जिन जिन केमिकल को आप हेट करते हो उनको हेट वाले टाइप के नाम, जो बुरे केमिकल हैं उनको हेट वाले टाइप का नाम रख लो, और जो अच्छे केमिकल हैं उनको अच्छा प्यारा सा नाम दे दो।
टॉमी वॉमी कुछ नाम दे दो, देखो समझ में आने लगेगा। ठीक है ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अभी भी काफी कुछ बचा हुआ है। एनसीईआरटी में तो फास्फोरस का नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, एनसीईआरटी में नहीं है तो ये भी बहुत जरूरी है, याद रखिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको एनहाइड्राइड कैसे बनता है। फिर उसके बाद अगला वाला क्या आता है देख लेते हैं उसको, डी कार्बोक्सिलेशन कैसे होता है ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ व्हाट, carboxylic acid group means CO2 group. So what will happen, sodium salt of carboxylic acid is heating with a soda lime. सोडा लाइम के साथ हम लोग सोडा लाइम के साथ हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। सोडा लाइम के साथ हम लोग ट्रीट करते हैं, किसको ट्रीट करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को, टू गिव द हाइड्रोकार्बन एंड विच कंटेन वन कार्बन एटम लेस देन द कार्बोक्सिलिक एसिड। एक कार्बन एटम लेस होता है किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो हमारे पास देखो क्या है, RCOO है, तो इसका ना इसका पूरा ग्रुप ही निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाएगा, मतलब कार्बोनेट के फॉर्म में निकल जाएगा। तो एकदम आसान है, देखो इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो मेरे पास है RC डबल बॉन्ड OOH है, ठीक है, ये है। अब इसको मैंने ट्रीट किसे कर दिया, किसे करूंगा ट्रीट में, इसको मैं ट्रीट करता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के बेसिस पे, ठीक है। ये एसिड है बच्चा, ये क्या है, बेस है। जैसे ही आप ट्रीट करोगे इसमें क्या बन जाएगा, देखो ये देखो, ये OH है, और ये देखो अब इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, इसका निकल जाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल के इसके पास जब आएगा तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये क्या बन जाएगा, Na2, 2 मोल्स लेना पड़ा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा, NaOH है और सोडियम दिस थिंग्स ये लिया है आपने, क्या बोलते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपने लिया है, इसको ट्रीट किया है, ठीक है, इसको ट्रीट किया है आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और आपको बन जाएगा अल्केन, दिस इज अल्केन हाइड्रोकार्बन, और विद सोडा, विद कार्बन सोडा मींस लाइक द सेम थिंग, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट विल इवॉल्व आउट, सेम थिंग सोडियम एसीटेट आपने लिया। मतलब वो कहने का मतलब इनका क्या है कि वन कार्बन लेस बनेगा। अगर आपको मैंने दे दिया कि CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OONA ये दे दिया मैंने, और मैं इससे आपको पूछ रहा हूं कि इसमें NaOH अगर मैंने ऐड कर दिया और डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो आपको आंसर तुरंत बिना देखे कर देना है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा है, इसको निकाल दिया आपने तो 3 कार्बन वाला बनेगा, मतलब ब्यूटेन वाला जो ग्रुप था ना तो उसमें से 3 ही बनेगा, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाएगा। तो 1 कार्बन एटम लेस, मतलब ये क्या बनेगा, प्रोपेन। क्या बनेगा, ये प्रोपेन, समझ में आ रहा है, दिस विल फॉर्म प्रोपेन। सो आपको एक चीज याद रखना कि कोई अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा। तो ये बनेगा Na2, देखो ये हो जाएगा Na2 और CO3, ये Na2CO3, और ये जो H है आके यहाँ पे अटैच होके ये बन जाएगा प्रोपेन, ठीक है। तो इतना चीजें याद रखनी है आपको, काफी दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, काफी इजी है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है इस चीजों का, ठीक है। तो इतनी सी थी कहानी आज की, और आपको मैं दिखा दूं उस पेज पे लेके चलो, पहले थोड़ा बता दूं, ये वाला हो गया, यस ये रिमूवल वाला समझ में आ गया। फिर दूसरा वाला रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करना है, आपको मैं सिखाया हूं, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस टू अल्डिहाइड, अल्डिहाइड रिड्यूस टू अल्कोहल। तो ढेर सारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आप जब ऐड करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड में तो क्या बनेगा, देखो अल्कोहल, क्या बनेगा बच्चा, अल्कोहल, क्या बनेगा, अल्कोहल, ओके, ठीक है। राजदीप बेटा क्वेश्चंस इसके हम लोग करने ही वाले हैं, मैं बताया ना कि आपको उस सेशन में हम लोग करने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे उसमें, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सेशन क्लैश ना हो, अगर मुझे स्लॉट मिल गया तो काफी अच्छा होगा, जो दोनों के लिए प्रेफरेबल हो, ठीक है।
तो आज के सेशन के लिए इतना ही। कल का सेशन फिर स्टार्ट करेंगे, सेम टाइम पे मिलेंगे और मुलाकात होगी और बात होगी हमारी। किस बारे में बात होगी बच्चा? अमाइंस के बारे में हम लोग बात करने वाले। अमाइंस अमाइंस खत्म होने के बाद हम फिर से मूव करेंगे अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन, उन सब चैप्टर की तरफ चले जाएंगे। और मेरे प्लान के हिसाब से हमारे 23 तक, मतलब 20 तक सिर्फ 2 चैप्टर लास्ट में रहेंगे। बायोमोलिक्यूल रह रहे हैं और आई थिंक नो बायोमोलिक्यूल नहीं, ग्रीन केमिस्ट्री एंड पॉलीमर रह रहा है बस मेरे ख्याल से। ये भी हो जाएगा, मतलब 23 तक तो हमारे पोर्शन पूरी तरीके से हो जा रहा है मेरे प्लानिंग के हिसाब से। तो आपको टेंशन वाली बिल्कुल बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, आप कोशिश करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है भाग्यश्री, वन मोर थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल टेल यू दैट understanding a particular chapter or particular class is very important, but meanwhile the most important thing is revising it. ठीक है, तो उसे बार बार आप रिवाइज करते रहिए, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है बेटा, दिमाग में ज्यादा देर तक नहीं रहता है, जल्दी से भूल जाता है। तो कोशिश कीजिए। ओके रियू, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय एवरीबॉडी।